हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन में। आज की जो क्लास होने वाली है इंग्लिश में वो होने वाली है वर्ब। मैंने टॉपिक का जो नेम लिखा हुआ है मैंने लिखा हुआ है द वर्ब काइंड्स। मतलब हम इस टॉपिक को 3 वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो वर्ब होती है वो किस टाइप की होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वर्ब के। जैसे एक तो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है लिंकिंग वर्ब, एक होती है फ्रेजल वर्ब और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो हम जो पहली वीडियो देखने वाले हैं, जो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये वर्ब क्या होती है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। और इसमें हम देखेंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड लिंकिंग वर्ब। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो इसका पार्ट होगा, पार्ट बी, उसमें पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें बी, हैव और डू आते हैं। ठीक है, और जो लास्ट की हमारी वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चलता हूँ डायरेक्ट टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है हमारा वो है द वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। मतलब जो काम करने वाला होता है, जो क्रिया की जाती है, उसको ही क्या बोलते हैं, वर्ब। मतलब जो शब्द किसके बारे में बताएंगे भाई, किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे, वस्तु के बारे में बताएंगे या स्थान के विषय में बताएंगे। मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में बताए। किसके विषय में बताए, स्थान के विषय में बताए, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वर्ब। मतलब क्रिया या किसी कार्य या किसी कार्य कोमा दशा व परिवर्तन का बोध कराए। किसका, परिवर्तन का बोध कराए, तो उनको भी क्या बोलते हैं, क्रिया। मतलब मैंने क्या लिखा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में बताए या किसी कार्य दशा व परिवर्तन का बोध कराए, उनको बोलते हैं वर्ब। समझ आ गया, वर्ब किनको बोलते हैं, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में बताए या किसी कार्य, दशा या परिवर्तन का बोध कराए, उनको बोलते हैं हम क्या, वर्ब। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं ये क्रिया क्या होती है, फिर इसके हम चलेंगे टाइप्स की तरफ को। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वर्ब होती क्या है। तो मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में जो बताए, या किसी मतलब किसको, परिवर्तन के बारे में, दशा के बारे में, या किसी कार्य के विषय में जो बताए, उनको बोलते हैं वर्ब। अब मैं एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई एम ए टीचर। मैंने लिखा आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, शिक्षक हूं। तो ये भी क्या है, एक वर्ब का एग्जाम्पल है। इसमें वर्ब क्या है, एम। क्या है, एम। इसी तरीके से मैंने लिखा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। इसमें भी मैंने क्या यूज किया, इज। तो ये भी क्या है, एक वर्ब है। मैंने कहा दीज स्टूडेंट्स लर्न द लेसन। ठीक है, दीज स्टूडेंट्स लर्न द लेसन। तो इसमें मैंने क्या यूज किया, लर्न। मैंने क्या यूज किया है, लर्न। तो ये भी क्या है, एक वर्ब है। तो ये ही वर्ब क्या करती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में क्या करती है, ये बताती है। मैंने कहा दे आर इल, वे क्या है, बीमार है। तो यहाँ पे क्या यूज किया है, मैंने आर यूज किया है। ये भी क्या एक वर्ब है। तो वर्ब क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में जो बताई, या किसी कार्य, दशा या परिवर्तन के स्थान में। मैंने कहा यू बिकेम मॉनिटर। अब मैंने यहां पे क्या यूज किया है, बिकेम। तो ये भी क्या है, एक
वर्ब है। अब ये वर्ब क्या है, अब ये मुझको एक बात बताओ, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर का मतलब है ये किसी व्यक्ति के विषय में बता रहा है। किसके विषय में बता रहा है, व्यक्ति के विषय में बता रहा है। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो मतलब किसी व्यक्ति के विषय में बता रहा है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये किसके बारे में बता रहा है, स्थान के विषय में बता रहा है, ये किसी स्थान के विषय में बता रहा है। ये कह रहा है कि दीज स्टूडेंट्स लर्न द लेसन, मतलब ये क्या है, स्टूडेंट्स जो है लर्न कर रहे हैं लेसन को, मतलब कोई कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कार्य। दे आर इल, वे बीमार है, मतलब वे उसकी दशा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, दशा। और लास्ट के सेंटेंस में लिखा है यू बीकेम मॉनिटर, ये क्या है, ये एक परिवर्तन को शो कर रहे हैं। तो मैंने ऊपर लिखा हुआ था किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में जो बताए या क्या करे, किसी कार्य, दशा या परिवर्तन के बारे में जो बताए उनको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको कि वर्ब होती क्या है। वर्ब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वर्ब की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी और वर्ब के एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिए आपको। अब चलते हैं इसके काइंड्स की तरफ को, इसके टाइप्स। अब इसके टाइप समझते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि वर्ब एक्चुअली होती क्या है। वर्ब होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में बताए या किसी भी कार्य, दशा या स्थिति या परिवर्तन के बारे में बताए, उनको बोलते हैं क्या, वर्ब। अब बात करते हैं इसके काइंड्स। काइंड्स मतलब इसके प्रकार। मैं इसके पहले प्रकार की यदि मैं बात करूं तो ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। पहली वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी वर्ब की यदि मैं बात करूं तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड टाइप होता है इसका ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड की यदि मैं बात करूं तो होती है लिंकिंग वर्ब। क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। फोर्थ की यदि मैं बात करूं तो ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब ये होती है, फोर्थ होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एंड लास्ट जो टाइप होगा वो होगा फ्रेजल वर्ब। क्या होगी, फ्रेजल वर्ब। तो हमारे पास 5 टाइप की वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें कर्म न दिया हो, मतलब अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं दिया हो, जिसमें ऑब्जेक्ट्स ना दिया हो उनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये काइंड होते हैं 4। आपको पता लग गया होगा कि वर्ब के प्रकार कितने होते हैं। तो वर्ब के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब। जो आज का जो सेशन होने वाला है आपका, हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन सी, इंट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड थर्ड करेंगे लिंकिंग वर्ब। अब जो इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी उसमें डिस्कस करेंगे, पहले तो करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब में भी एक तो आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी आती है मोडाल्स। तो आपको उनको 2 वीडियो में आपको देखना है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे हम फ्रेजल वर्ब की। अब आपको समझ आ गया होगा कि वर्ब क्या होती है। वर्ब के मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिए कि किस किस तरीके से हम वर्ब को यूज करते हैं। किसी भी परिवर्तन के लिए यूज कर सकते हैं, किसी कार्य के लिए यूज कर सकते हैं, किसी दशा के लिए यूज कर सकते हैं या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में बताने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ को। अब बात करते हैं टाइप नंबर 1। अब एक एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है, सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव मैंने लिखा हुआ है अकर्मक क्रिया। क्या है, अकर्मक क्रिया। मतलब ऐसी वे वर्ब्स जिनका जो यूज है विदाउट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये क्या होगा, ये सिर्फ सब्जेक्ट के साथ मिलकर ही अपनी कंप्लीट सेंस देगी। ये वर्ब मतलब वे जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर, जो वर्ब सब्जेक्ट
से मिलकर या सब्जेक्ट के साथ मिलकर ही क्या करे, कंप्लीट सेंस दे तो उनको बोलेंगे अकर्मक क्रिया, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। जिन वर्ब के साथ सिर्फ सब्जेक्ट दिया होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, उनको बोलेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ आ गया? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती है जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट दिया होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। इसीलिए इसमें हिंदी में बोलते हैं उसको अकर्मक, मतलब अकर्मक, कर्म के बिना, ऑब्जेक्ट के बिना जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। अब मैं एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 1 में बोलता हूं कि शिवानी लाफ्स, मतलब शिवानी जो है वो हंसती है। इसमें बताओ कोई ऑब्जेक्ट्स दिया है? नहीं दिया है। मैंने कहा द बेल रिंग्स, मतलब जो बेल है, जो घंटी है, वो क्या होती है? बजती है। इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। मैंने कहा द गर्ल्स आर डांसिंग, जो लड़कियां है वो डांस कर रही है, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो आपको सीधी सी चीज समझनी है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझना है कि जिस सेंटेंस में आपको कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो वो वर्ब कहलाएगी क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब अकर्मक क्रिया। समझ आ गया? अब मैंने इसमें लिखा है शिवानी लाफ्स, इसमें सिर्फ ये वर्ब दी हुई है। क्या दी है? वर्ब। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया है, तो ये वर्ब क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें कहा है द बेल, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया। जिस तरीके से इसमें शिवानी क्या था? सब्जेक्ट था। इसमें द बेल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और रिंग्स क्या होगी? वर्ब। और वर्ब भी कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरीके से इसमें क्या है? द गर्ल्स आर डांसिंग, इसमें भी वर्ब दी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अब देखिए, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जिनका जो वाक्य का अर्थ पूर्ण करने के लिए उनके साथ हम कुछ क्या शब्द दिए रहते हैं। मतलब कुछ वर्ब ऐसी होंगी जो क्या करेगी, मतलब उस सेंटेंस का मतलब जो वो होगा, मीनिंग होगा, वो कंप्लीट सेंस देगा। मतलब कुछ वर्ब ऐसी होती है जो सेंटेंस के अंदर उसका कंप्लीट सेंस देने के लिए कुछ वर्ड्स यूज करेंगे। वे ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, वे होंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गया? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वर्ड होंगे जो क्या करेगा, उस सब्जेक्ट के साथ आएगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होते। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो ऑब्जेक्ट नहीं होते, वे क्या होंगे? वे सिंपल से उस वाक्य, उस सेंटेंस का वर्ड या उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हम यूज करेंगे। किसको? कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, समझ आ गया? तो जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा कि मैंने सिंपल सा बोला ही इज ए फार्मर। अब मैंने ही इज ए फार्मर बोला। अब इसमें क्या है? इसमें ए फार्मर यूज हुआ है, मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। यदि मैं एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की यदि मैं बात करूं तो भाई जिस तरीके से नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है इसी तरह से एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है। मैंने लिखा कि माई सिस्टर वॉज सैड। अब सैड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? ये इसलिए यूज हुआ है ताकि इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाए। तो आपको समझ आ गया होगा क्या होता है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने साथ कुछ ऐसे वर्ड भी ले लेती है, यूज करती है, जो उस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यूज करती है। समझ आ गया? किसी भी सेंटेंस का, उस वाक्य का अर्थ पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या करेगी?
वो एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगी, मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब क्या होती है। वर्ब का पहला टाइप मैंने आपको क्या बताया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती है जिसके अंदर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सा क्या मिलेगा, सिंपल सी वर्ब मिलेगी या एक कॉम्प्लीमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप की तरफ को। मैंने अभी इसमें आपको बताया है कि जो इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव जो वर्ब होगी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ वर्ब दी रहेगी, या इसमें आपको क्या दे सकता है, इसमें दे सकता है क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब मैं बात करता हूं नंबर 2। नंबर 2 टाइप जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। मतलब से मतलब साथ और कर्मक मतलब कर्म, मतलब कर्म के साथ जो क्रिया दी रहेगी उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव क्या, वर्ब। आपको समझ आ गया होगा अंतर, इंट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। इंट्रांजिटिव वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें कर्म मतलब ऑब्जेक्ट दिया हो। मैंने कहा कि ही सोल्ड ए हाउस, ही सोल्ड ए हाउस, उसने एक घर बेचा। सिंपल सा है, तो क्या, ही सोल्ड ए हाउस। तो अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है, अब मैं लिखता हूं कि द कारपेंटर मेड ए टेबल। द कारपेंटर मेड ए टेबल, मतलब कारपेंटर ने क्या किया, एक टेबल बनाई। ठीक है, तो सिंपल सा है। इसमें सोल्ड मतलब बेचना, ये वर्ब दी हुई है। मेड मतलब बनाना, ये भी एक वर्ब दी है। और इसके बाद दिया हुआ है क्या, हाउस का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट। मैं कहता हूं कि डिड यू राइट ए लेटर, डिड यू राइट ए लेटर। तो इसमें भी क्या है, ए लेटर एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। मैं आपको इन एग्जांपल्स को समझाने से पहले एक चीज बताता हूं। क्या होता है कि मान लो कोई सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस के मीनिंग में यदि मैं क्या या किसको आपको पहचानना है कि यह जो वर्ब है या ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो उस सेंटेंस में से क्वेश्चन पूछने हैं आपको, प्रश्न पूछने हैं। कोई भी क्वेश्चन उस जो आपको दिया हुआ का सेंटेंस, उस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछो और किसके द्वारा पूछो, क्या या किसने ऐड करके पूछो। यदि आपने किसी भी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा क्या या किसको ऐड करके और उसका यदि आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि वो है ट्रांजिटिव वर्ब। और यदि उससे आंसर नहीं मिलता है तो वो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने कहा था, पहला एग्जांपल मैंने लिखा था कि शिवानी लाफ्स। मैंने ये तो लिखा था कि जो शिवानी हंसती है, ठीक है, शिवानी हंसती है। तो इस टाइप का सेंटेंस दिया है। उसने बोला है कि ही सोल्ड ए हाउस, उसने घर बेचा। और मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूं, उसने क्या बेचा, उसने क्या बेचा, क्या का आंसर क्या है, घर। तो उसने क्या बेचा मतलब उसने घर बेचा। तो क्या का आंसर आया है हाउस, हाउस का मतलब घर। तो यही क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब यदि किसी भी सेंटेंस में आप क्या या किसको से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब मिल जाता है, उसका आंसर मिल जाता है, तो क्या मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। समझ आ गया। मतलब किसी भी सेंटेंस में यदि आप क्या या किसको से कोई क्वेश्चन पूछते हो और उसका आंसर मिल जाता है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यदि उसका आंसर नहीं मिलता तो इसका मतलब वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। मैंने कहा कि
द कारपेंटर मेड ए टेबल, मतलब कारपेंटर ने एक टेबल मतलब क्या की बनाई। तो कारपेंटर ने क्या बनाई, टेबल बनाई। तो टेबल बनाई और तो इसका आंसर मिला है हमको टेबल। तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टेबल। ठीक है। डिड यू राइट ए लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा है। क्या लिखा है, एक पत्र, मतलब एक लेटर लिखा है। तो इसका आंसर आया है ए लेटर, एक पत्र। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक पत्र, मतलब एक लेटर। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो सकर्मक मतलब जो ट्रांजिटिव जो वर्ब होगी वो कौन कौन सी वर्ब होगी। ट्रांजिटिव वर्ब वो होगी जिसमें आपको कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट दिया हो। क्या दिया हो, कुछ ऑब्जेक्ट यदि दिया हो वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो वो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब मैं बात करता हूं कुछ फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपको डिस्कस करता हूं किस किस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। पहला तरीका है नाउन। पहला मतलब नाउन के रूप में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को मिल सकता है। मान लो मैंने कहा कि माई ब्रदर राइट्स ए लेटर, मतलब मेरा भाई एक लेटर लिखता है। अब इसमें सिंपल सा क्या है, ए जो लेटर है वो एक नाउन है। क्या है, नाउन, मतलब है तो ये ऑब्जेक्ट बट एज ए नाउन यूज हुआ है। तो मतलब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है। तो पहली फॉर्म लिखी है मैंने नाउन, दूसरी फॉर्म लिखता हूं मैं प्रोनाउन। अब मैं वो डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैंने लिखा कि आई हेल्प्ड हिम, और मैंने यहाँ पे यूज किया है हिम। तो हिम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो क्या है, वो है एक प्रोनाउन। हिम क्या है, एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हिम है वो एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 की यदि मैं बात करूं तो नंबर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसमें वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ TO2 यूज करते हैं। मैंने कहा ही गोज टू प्ले, सिंपल सा है, ही गोज टू प्ले। तो इस वर्ब के साथ मैंने क्या यूज किया है, कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको TO2 ऐड मिले तो इसका मतलब वो क्या है, इन्फिनेटिव है। मैं बात करता हूं जीरंड। जिस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे मैं वो डिस्कस आपके सामने कर रहा हूं। तो आप इस चीज को ध्यान से समझे कि जो ऑब्जेक्ट की जो फॉर्म्स है वो नाउन के रूप में भी हो सकती है, नाउन की फॉर्म में भी हो सकती है, प्रोनाउन के, इन्फिनेटिव के या जीरंड के। मान लो मैंने कहा आई डोंट लाइक स्विमिंग, मैं जो स्विमिंग है, जो तैराकी है वो पसंद नहीं करता हूं। और मैंने आपको बताया भी था कि मैंने उसमें आपको इन्फिनेटिव भी समझाया था और जीरंड भी बताया था। इन्फिनेटिव में मैंने बताया था जब कभी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे और उसके साथ टू ऐड हो तो उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। और जब कभी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा मिले तो वो होता है जीरंड। वो क्या होता है, जीरंड। तो आपके जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से यूज हो सकते हैं, नाउन के रूप में भी यूज हो सकते हैं, नाउन की फॉर्म में, प्रोनाउन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इन्फिनेटिव की फॉर्म में भी हो सकते हैं और जीरंड की फॉर्म में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो आपका टॉपिक चल रहा है द वर्ब, मतलब इसके जो प्रकार हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने जो पढ़ा अभी 2 तरीके के टाइप्स हमने इसमें देख लिए हैं। कौन कौन से, एक तो 2 सिंपल हमने टाइप देखे, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता और ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट दिया रहता है। मैं बात करता हूं ट्रांजिटिव वर्ब
मैं बात करता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। मतलब अभी तक तो मैंने एक ऑब्जेक्ट के साथ आपको ट्रांजिटिव वर्ब दिखाई है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स दिए रहेंगे, एक ही ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे। अभी तक तो सिंपल मैंने लिखा था, कोई भी सेंटेंस मैंने लिखा है, जितने भी तरीके मैंने पहला जो सेंटेंस लिखा था कौन सा, कि ही सोल्ड ए हाउस, तो वो क्या था, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। यदि मैं एक वर्ब के साथ टू ऑब्जेक्ट्स दिए रहेंगे तो वो कौन सा डायरेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, अब जो मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूं उसी से मैं आपको क्लियर करूंगा कि इसमें दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स मैंने लिखा है ना, ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। विद दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, एक उनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक उनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो उसमें डायरेक्ट कौन सा होगा और उनमें इनडायरेक्ट कौन सा होगा, मैं वो बात करूंगा। मैंने कहा कि माई फादर गेव मी ए वॉच, मेरे पिता ने मुझे एक वॉच दी। सिंपल सा है। अब मैंने क्या बताया, मैंने बताया हमारे पास एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई जब भी आपको दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे तो उसमें एक तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो मतलब कोई भी निर्जीव वस्तु होगी। क्या होगी, कोई भी निर्जीव वस्तु होगी जिसमें मतलब क्या सांस नहीं होगी, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो सजीव होगी मतलब जिसमें जीवन होगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जब सेंटेंस में, मैंने अभी आपको बताया था क्या या किसको, तो जब सेंटेंस में क्या आप लगाओगे और उससे जो आंसर आएगा वो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और सेंटेंस के बीच में यदि आप किसको से क्वेश्चन पूछते हो और उसका कुछ आंसर मिल जाता है तो वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ आ गया मैंने क्या बताया, मैंने लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब ट्रांजिटिव जो वर्ब होगी दो ऑब्जेक्ट के साथ आएगी। ये दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा जो निर्जीव वस्तु दी रहेगी सेंटेंस के अंदर, और ये किससे मिलेगा, उस सेंटेंस में आप क्या लगा कर देख लो, यदि उससे कुछ जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और उसी सेंटेंस से किसको लगाने से जो आंसर आपके पास आएगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मान लो मैंने ये लिखा है कि माई फादर गेव मी ए वॉच, मेरे पिता ने मुझे एक पुस्तक दी, तो मतलब मेरे पिता ने मुझे क्या दी, एक वॉच, एक घड़ी दी, मुझे क्या दी, एक घड़ी दी। तो क्या से क्वेश्चन पूछने पर हमको आंसर मिल रहा है ए वॉच, और ए वॉच जब हमको मिल रहा है तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, एक तो निर्जीव है, इसमें कोई जीवन नहीं है, और दूसरा क्या से इसको मिला है। मैंने लिखा हुआ ना कि जब क्या से आंसर मिलेगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, किसको से जो आंसर मिलेगा वो इनडायरेक्ट। मैंने कहा मेरे पिता ने किसको एक वॉच दी, किसको दी, वो मुझे दी, मतलब मी, तो इसका मतलब ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गया। मैंने कहा कि ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। अब उसने मुझे क्या दिया, क्या से आंसर आया, पेन, तो मतलब ये इसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और उसने एक पेन किसको दिया, मुझे दिया, तो ये क्या हो गया, इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ आ गया, तो आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ठीक है, सिंपल सा था। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगी जिसमें हमको क्या दिया रहेगा, ट्रांजिटिव वर्ब वो रहेगी जिसमें हमको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, मैंने आपको दोनों तरीके से बताया,
पहले तो मैंने आपको इंट्रांजिटिव वर्ब बताई जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता, वो इंट्रांजिटिव वर्ब थी। फिर मैंने बताया आपको ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे। और फिर मैंने दो तरीके से आपको बताया, एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट के साथ, फिर बताए दो ऑब्जेक्ट के साथ। यदि दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में क्या लगाकर देख लो, जो आंसर आया वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और उस सेंटेंस में किसको लगाने से जो आंसर आपके सामने आएगा वो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपके सामने एक वर्ड लिखा था कॉम्प्लीमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट की मतलब कुछ मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट वर्ड दे देता है सेंटेंस को क्या करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। तो हमारे पास दो वर्ड आ गए, अब एक तो आ गया ऑब्जेक्ट और एक आ गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। भाई ऑब्जेक्ट जो होता है, जो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये तो वर्ब की मीनिंग को मतलब वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए, मतलब वर्ब के अर्थ को, वर्ब का जो मीनिंग होगा उसको पूरा करने के लिए वर्ब के बाद दिया रहेगा। समझ आ गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के अर्थ को, वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उस वर्ब के एकदम बाद दिया रहेगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट वो होता है, वो वर्ड होता है जो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए वर्ब के बाद भी आ सकता है या ऑब्जेक्ट के बाद। मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये वर्ब के बाद भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। सिंपल सा है भाई। मैंने एक आपको छोटा सा डिफरेंस बताया है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में। ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा है और उस वर्ब के बाद आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट बताया मैंने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूर्ण कर रहा है और ये उस वर्ब के बाद भी आ सकता है और उस ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। मान लो मैं एग्जाम्पल से यदि मैं बताऊं, एग्जाम्पल लिखता हूं मैंने लिखा कि यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर। सिंपल सा है। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या है कॉम्प्लीमेंट, मान लो मैंने कहा कि दे लुक हैप्पी, वे क्या खुश दिखाई देते हैं। तो अब क्या आ गया, लुक आ गया, सिंपल एक वर्ब आ गई, तो इसमें एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उसके साथ कुछ क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने दो टाइप के वर्ब देख ली है। कौन कौन सी, एक तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, एक देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब। अब चलते हैं वर्ब नंबर थर्ड की तरफ। वर्ब नंबर जो थर्ड है वो है लिंकिंग वर्ब। कौन सी है, लिंकिंग वर्ब। दोनों आपके समझ आ गई होगी, ट्रांजिटिव भी और एक इंट्रांजिटिव भी, दोनों आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड की यदि मैं बात करूं तो ये है लिंकिंग वर्ब। क्या है, लिंकिंग वर्ब, जिसको हम लिंक है, संयोजन कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब ये संयोजक क्रिया, लिंक मतलब जोड़ना, सिंपल सा समझ आ रहा है। मैंने कहा एग्जाम्पल मैंने लिखा कि ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो ये एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए ये जोड़ रहा है किस किस को, सब्जेक्ट को और इसी को, ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने यूज किया है क्या, इज। तो ये क्या हो सकते हैं, एक लिंकिंग वर्ब। मैंने कहा सी वॉज हंग्री, सी वॉज हंग्री, वह भूखी थी। तो इस तरीके से इसमें भी मैंने क्या यूज किया है, वॉज यूज किया है। तो ये भी क्या हो सकती है, एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, मैंने कहा दे आर देयर। ठीक है, दे आर देयर, तो ये भी इसमें जो दे आर है ये भी क्या है, एक
लिंकिंग वर्ब है। तो आपको समझ आ गया लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होती है जो किसी चीज को जोड़ती है। लिंक मतलब जोड़ना, जोड़ने से समझना है आपको, ठीक है, जोड़ने से समझना है, तो ये हो जाएगी आपकी लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब में कुछ ज्यादा नहीं है, आपको यदि आपको समझना है तो सेंटेंस देखने हैं कि सेंटेंस को कंप्लीट सेंस किसके थ्रू मिल रही है। मान लो मैंने कहा कि ही लुक्स टू बी एन इनोसेंट पर्सन। हमारे पास कुछ क्या होती है, कुछ लिंकिंग वर्ब ये होती है, जैसे एक तो लुक होती है, एक सीम होती है। हमारे पास लुक होती है और सीम्स होती है और एपियर होती है, ठीक है। ये क्या है, ये भी लिंकिंग वर्ब है। जिस तरीके से मैंने लिखा, मैं अब इसी तरीके से मैं इसमें सीम्स यूज करूं तो ही सीम्स टू बी एन ऑनेस्ट बॉय, तो हम सीम्स को भी यूज कर सकते हैं। तो ये है आपकी क्या, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होगी, जो एक दूसरे को जोड़ेगी, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो हमारी वर्ब होती है वो कौन कौन सी होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, और ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और फ्रेजल वर्ब होती है। और मैंने उसमें स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे 3 टाइप की वर्ब, जिसमें मैंने आपको इंट्रांजिटिव वर्ब भी समझा दिया है कि इंट्रांजिटिव वर्ब वी वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ट्रांजिटिव बता दी है जिसमें ऑब्जेक्ट्स दिए रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स यदि 2 साथ में दिए, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट्स दिए रहे तो उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सेंटेंस से क्या का क्वेश्चन पूछ लो, यदि क्या का आंसर मिल जाता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और उसी से किसको से क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर मिलता है तो वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको लिंकिंग वर्ब। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें बी, हैव और डू आता है। मतलब कौन कौन सी, बी, हैव एंड डू, उसमें देखेंगे हम। सिर्फ उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। चलो, इस चीज का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि ये जो मैंने तीनों टाइप की वर्ब बताई है इसको प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिए कि आते हैं या नहीं आते। और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आएगी वो आएगी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।